Now let's have a look at a problem. Calculate the molar solubility of silver sulfate in 1 molar sodium sulfate solution. यहाँ बेसिकली गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास पहले से एक जो है वो सॉल्यूशन बना हुआ है, जो कि क्या है, 1 मोलर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन मौजूद है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें मज़ीद आप सिल्वर सल्फेट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिल्वर सल्फेट ऐड कर रहे हैं ना आपने इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी देखनी है। मोलर सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस सिल्वर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन दैट सॉल्यूशन, तो ये मोलर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। वही बेसिकली वही मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूट, मतलब इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड की अपनी कोई मोलैरिटी नहीं है, जितना ये डिज़ोल्व होगा वो मोलैरिटी होगी बेसिकली। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा जहन में रखिएगा। अब यहाँ अगर इसको देखें तो आपके पास बेसिकली ये चीज़ मौजूद है। अगर ये डिज़ोल्व हो रहा है तो ये आपके पास जो है जितना भी था इनिशियली, लेकिन इक्विलिब्रियम पर ये हमें 2x देगा, 2 पता है कहाँ से आ रहा है, और ये x मोल्स देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में जो हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ सिल्वर सल्फेट नहीं है, पहले से मौजूद जो सोडियम सल्फेट था उसको भी देख लेते हैं कि ये जो सोडियम सल्फेट था ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में था, और ये आपको दे रहा है सोडियम आयन, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा ये, इसका सॉल्यूशन पहले से मौजूद था और उसके अंदर सिल्वर सल्फेट डाला है। इनिशियली ये हमारे पास क्या था, 1 मोलर था, और ये भी फिर 1 मोलर के बाद क्योंकि जो है ये क्या कहते हैं 2 मोल्स हैं, तो इस क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना सॉलिड था वो सारा का सारा क्या होगा, डिज़ोल्व हो गया। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर हो जाएगी, और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोल हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यहाँ इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कोफिशिएंट वगैरह के अंदर, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसको लेकर। अच्छा जी, बेसिकली ये 2 मोलर्स ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 सोडियम आयन दे रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। तो ये चीज़ तो सेम रही। अब मज़ीद हम ये बात कर लेते हैं हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है। KSP जो है वो मुझे दिया हुआ है सिल्वर सल्फेट का, तो मुझे पता है कि काम मुझे जब सिल्वर सल्फेट का के लिए करना है तो KSP ऑफ सिल्वर सल्फेट बराबर हो जाएगा दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिल्वर की आयनिक कंसंट्रेशन मेरे पास 2 है, लेट्स पुट इट हेयर, ये 2 हो गया। अब रही बात सिल्वर की, ठीक है, अगर इसको मैं इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को ओवरऑल देखूँ तो सिल्वर तो मेरे पास जस्ट 2x आ गया, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कॉमन आयन कहाँ है, सिल्वर सल्फेट आ रहा है। और सल्फेट कितना है, 1 मोलर जो था वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा था जो कि पहले से मौजूद था, और फिर बाद में जो सिल्वर सल्फेट डाला तो x मोल्स जो है वो इसके अंदर है, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 + x हो जाएगी यहाँ पर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। और KSP का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसको मज़ीद एक हम क्या कहते हैं कुछ एक कंसिड्रेशन करते हैं, एक सपोज़ करते हैं हम कि ये क्या दिया हुआ है, 1 मोलर दिया हुआ है आपके पास सोडियम सल्फेट, तो 1 मोलर सल्फेट आयन सोडियम से आ रहे हैं, और कुछ x, ये जो x है ये इस 1 मोलर के मुकाबले में बहुत छोटा होगा। सो लेट्स सपोज दैट x इज़ लेसर देन 1 मोलर सल्फेट आयंस, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो अब जब नेगलेक्ट कर दिया तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, सो वी नेगलेक्ट x। जब x को नेगलेक्ट कर दिया तो ये कुछ सिचुएशन ऐसे आ गई, और यहाँ पर ये सिंपल 1 आ गया, ठीक है। अब मज़ीद ये हुआ x² डिवाइड बाय 4, और अब आप इसका रूट ले लें 1.87, ठीक है। अब क्योंकि ये x की वैल्यू आई है, x डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है सिल्वर सल्फेट को, तो ये क्या हो जाएगी
x बराबर है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर सल्फेट के, जो कि बराबर हो जाएगी 1.87 एक्सपोनेंट -3 मोल्स पर लीटर। अब यही न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन पहले हमने क्या किया था, सिर्फ सिल्वर सल्फेट की जो है वो हमने सॉल्युबिलिटी पता की थी, और जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था बिफोर, मतलब इसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ, ये पिछला जो न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर जो हमारे पास आ रही थी वो मोल्स पर लीटर आ रही थी। ये जस्ट एक कंपैरिजन के लिए है कि पिछला जो न्यूमेरिकल क्या था कि जहाँ पर हमें KSP दे दी गई थी सिल्वर सल्फेट के लिए और हमें उसकी सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी मालूम करनी थी। यहाँ पर भी हमें मोलर सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है, लेकिन किसकी मौजूदगी में, कॉमन आयन की मौजूदगी में। तो ये जो मोलर सॉल्युबिलिटी आ रही है ये कॉमन आयन की मौजूदगी में, जो कि इस न्यूमेरिकल के लिए, और ये जो थी वो पहले वाली थी। अब आप फ़र्क देखें कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो इसके मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट -3 में है, जबकि ये एक्सपोनेंट -1 के अंदर होगी, या सॉरी एक्सपोनेंट -2 के अंदर होगी, ठीक है। तो 10 टाइम्स जो है इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज़्यादा है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि कॉमन आयन जो है, मतलब ये जो कॉमन आयन है, ये जो कॉमन आयन है ये इस सिल्वर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी को किस हद तक कम कर देता है। तो यहाँ से कॉमन आयन इफेक्ट भी प्रूव हो रहा है, और न्यूमेरिकली भी पता लग रहा है कि कॉमन आयन आने की वजह से कैसे सिल्वर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन के लिए था। रिमेंबर कि यहाँ मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ पूरी सिल्वर सल्फेट की बात की गई, तो ये x की वैल्यू डायरेक्टली इसकी होगी, ठीक है। अब अगर कोई ये कहता है कि ये 2 हैं और ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं होगा। आपको आयंस की कंसंट्रेशन नहीं पूछी है, ओवरऑल इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी है। वो अलग बात है कि इसके जो आयन की कंसंट्रेशन होगी वो इसके मुकाबले में डबल होगी, ये वो 2 हैं, लेकिन हमें ओवरऑल सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है इसकी, कि ये जो 1 मोल जो डिज़ोल्व होगा, या जितने भी मोल डिज़ोल्व होंगे, देंगे 2 आयंस, लेकिन डिज़ोल्व ये हो रहा है, तो ओवरऑल के हिसाब से देखा जाएगा। अनदर एप्लीकेशन ऑफ द कॉमन आयन इफ़ेक्ट के हम जो प्रेसिपिटेशन वगैरह का रिएक्शन करवा देते हैं। दूसरी चीज़ ये है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आइदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देख कर के आइदर प्रेसिपिटेट्स होंगे या नहीं होंगे, या कितनी कंसंट्रेशन जो है या मोलर सॉल्युबिलिटी मौजूद है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि प्रेसिपिटेशन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे मज़ीद कॉमन आयन डालने से। कंसीडर कर लेते हैं कि एक आपके पास सिल्वर क्लोराइड का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा अपने रेस्पेक्टिव आयन में, और आपके पास KSP की वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। मज़ीद हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर पहले से आपके पास सिल्वर क्लोराइड मौजूद है, ठीक है। मज़ीद हम इसके अंदर सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपको सिल्वर और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऐड करने वाला जो सॉल्यूशन ऊपर से ऐड किया जा रहा है ना, ये सॉल्यूशन बनाया गया है टैप वाटर के अंदर। और हमेशा याद रखिएगा, लेबॉर्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या जो भी रिएजेंट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं या सॉल्यूशंस वगैरह, वो टैप वाटर में नहीं, वो डिस्टिल्ड वाटर में तैयार किए जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डीआयोनाइज्ड वाटर क्या है, ये बात की बात है। लेकिन ये टैप वाटर में बनाया गया है, और क्योंकि टैप वाटर के अंदर क्लोराइड आयन पहले से मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन आपको ये दे दी गई है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ये है। अब इस केस के लिए ये पूछा जा रहा है कि प्रेसिपिटेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो इनिशियली हम देखें कि इनिशियली जो मेरे पास सिल्वर क्लोराइड था, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट था। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो 0.1 मोलर है, जिसके अंदर जो कि बना हुआ है टैप वाटर के अंदर। अब अगर इनिशियली मैं बात करूं, तो हम जब भी इनिशियल सिचुएशन की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह रिएक्शन कोशेंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब अप्लाई होता है जब आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो चुकी होती है और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को लेकर आप काम करते हैं। जबकि रिएक्शन कोशेंट के अंदर क्या होता है कि आप इनिशियल कंडीशंस को लेकर काम करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट अगर इसके लिए देखा जाए तो वो आपके पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन दैट इज़ इनिशियली प्रेजेंट and concentration of fluoride ion that is initially present within this reaction mixture, ठीक है। अगर मैं QIP की बात करूं, ठीक है, तो जब अगर सिल्वर नाइट्रेट लिया जा रहा है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है,
तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये आपको क्या देगा, 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन्स। ये कितना था, इनिशियली 0.1 था, तो ये डिसोसिएट होने के बाद भी 0.1, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसलिए जितना ये था उतने ही आयन्स बन जाएंगे, 0.1 तो सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन इनिशियली क्या हो जाएगी, 0.100 मोलर हो जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन, क्योंकि ये जो है, अच्छा यहाँ पर क्लोराइड आयन इससे नहीं आ रहा है, यहाँ ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, या एक स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम जिसकी वैल्यू ये दे दी गई है। ठीक है। कहा ये जा रहा है, सिचुएशन ये दे दी गई है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया और उसका सॉल्यूशन टैप वाटर में बना दिया गया है। तो जब टैप वाटर में बना दिया गया तो टैप वाटर में पहले से जो है वो क्लोराइड आयन मौजूद था, तो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये चीज़ हासिल होगी या नहीं होगी, ये पूछा जा रहा है। तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन टैप वाटर में कितनी थी, 1.6 मोलर। ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो, ये जो वैल्यू है ये इनिशियल कंडीशंस के लिए है। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है, वो इतनी है, या आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, इसके अंदर जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, जो कि कौन सा आयन है, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की वैल्यू जो है वो इतनी है। ठीक है। और मज़ीद हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से, तो ये जो वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, जो कि आपके पास ये आ रहा है। सही। तो अब यहाँ पर जब भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए आपके पास 3 कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? इसके लिए तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन विल अकर। 3 कंडीशंस क्या है कि जब भी आपके पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है कि कोई प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपके पास सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है। इसी तरह अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, एट इक्विलिब्रियम अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, या फिर जो आयनिक प्रोडक्ट है वो भी यही चीज़ है बेसिकली, तो QP की बात कर लें या आयनिक प्रोडक्ट की बात कर लें कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है या कोशेंट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो KSP से बड़ी हो जाए तो आपके पास प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, जो भी मिक्सचर या सॉल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर KSP से छोटी हो जाए तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, नो प्रेसिपिटेशन मिलाकर। ठीक है। और जो सॉल्यूशन होगा आपके पास वो होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि मज़ीद आयन को डिज़ोल्व करने की गुंजाइश है उसके अंदर। ठीक है। तो ये कोई न्यूमेरिकल नहीं था, ये एक जस्ट केस स्टडी टाइप का था कि प्रेसिपिटेशन की अकरेशन जो है वो कैसे होती है। कि ये तो आपके पास ये जो लिखा है मैंने, ये इक्वेशन, ये बेसिकली कोई गिवन नहीं थी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्योंकि प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड के बनने थे इसलिए मुझे रेफरेंस के तौर पर ये लिखनी पड़ी और इसका KSP भी लिखना पड़ा। कंडीशन हमारे पास इनिशियली थी कि 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट को टैप वाटर में बनाया गया। टैप वाटर में पहले से ये क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन मौजूद थी, तो जिसकी वजह से आपके पास क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ टर्बिडिटी आ जाएगी। वो टर्बिडिटी इस वजह की जो पहले से मौजूद क्लोराइड आयन पानी के अंदर था वो जैसे ही सिल्वर आयन से मिलेगा तो फ़ौरन से सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बना लेगा। ठीक है। और क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जब सिल्वर क्लोराइड मौजूद होगा तो जाहिर सी बात है ये अपने इस आयन में डिसोसिएट होकर नया इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश करेगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। अब मज़ीद ये है कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।